नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि काव्य हेतु किसे कहते हैं, विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने काव्य हेतु के बारे में क्या कहा है और अंत में हम काव्य हेतु के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि काव्य हेतु किसे कहते हैं। दोस्तों, हेतु शब्द का सामान्य अर्थ है कारण, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं, यानी किसी कार्य के कारण को ही हेतु कहा जाता है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण, यानी जिन कारणों से काव्य की उत्पत्ति होती है उसे ही काव्य हेतु कहा जाता है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं, यानी ऐसा कारण जिसके कारण किसी व्यक्ति में काव्य रचना की क्षमता उत्पन्न हो जाए तो उसे काव्य हेतु कहा जाता है। यानी जिन कारणों से कवि काव्य रचना करता है वही कारण जो है काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में देख लेते हैं। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, यानी ऐसे साधन जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं उन्हीं को काव्य हेतु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, यानी भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के कुल 3 भेद माना जाता है। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास। यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, यही 3 जो है भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु माने जाते हैं। प्रतिभा क्या होता है, व्युत्पत्ति क्या होता है, अभ्यास क्या होता है, इन तीनों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। अभी हम जानेंगे कि विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने काव्य हेतु के बारे में क्या कहा है। उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये तीनों जो हैं, यानी काव्य हेतु के जो तीनों प्रकार हैं, इसमें प्रतिभा को सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। यानी प्रतिभा जो है सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामह ने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। यानी भामह जो है, भामह के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, और अपने ग्रंथ काव्यालंकार में भामह ने काव्य सृजन का मूल हेतु जो है प्रतिभा को माना है। और इसके संदर्भ में लिखा है, गुरुपदेशाद धेतुम शास्त्रम जड़धि ओप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। अर्थात इन्होंने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य दंडी को देखते हैं कि आचार्य दंडी ने काव्य हेतु के बारे में क्या कहा है। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। यानी दंडी ने 3 चीजों को काव्य हेतु माना है, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास। और इन्होंने लिखा है, नैसर्गी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगस्याः कारणम काव्य संपदः। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास जो है संयुक्त रूप से काव्य सृजन का हेतु है। आगे बढ़ते हैं। दंडी के बाद आचार्य वामन आते हैं, और आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। यानी काव्य हेतु शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग करता है। तो आचार्य वामन जो है काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। और इन्होंने लोक, विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग घोषित किया है, यानी काव्य हेतु घोषित किया है। लोक, विद्या और प्रकीर्ण को इन्होंने लिखा है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि। यानी लोक, विद्या और प्रकीर्ण इनके अनुसार काव्यांग हैं या काव्य हेतु हैं। यहाँ आचार्य वामन का लोक से तात्पर्य है लोक व्यवहार। विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्दशास्त्र, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र तथा दंड नीति को लिया है। यानी एक प्रकार से हम कहें तो विद्या के अंतर्गत इन्होंने ज्ञान के सभी स्रोतों को ले लिया है। कह सकते हैं कि स्पष्टतः विद्या से उनका अर्थ व्युत्पत्ति, यानी हमने जो देखा था पहले में कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों काव्य हेतु होते हैं, तो विद्या से इनका अर्थ जो है व्युत्पत्ति से ही है। प्रकीर्ण के अंतर्गत तीसरा क्या था, प्रकीर्ण था। प्रकीर्ण के अंतर्गत इन्होंने लक्ष्यत्व यानी काव्य परिचय, अभियोग यानी काव्य रचना का उद्योग,
वृद्ध सेवा, प्रतिभा और अवधान चित्त की एकाग्रता को लिया है। वस्तुतः वामन जो है प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मानते हैं। यानी लोक विद्या और प्रकृति को मानने के बाद भी वामन जो है प्रतिभा को ही मूलतः काव्य हेतु मानते हैं। और इन्होंने लिखा है कि कवितस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम, यानी प्रतिभा जो है काव्य सृजन का मूल हेतु है, यानी कविता का बीज है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रुद्रट को देख लेते हैं। आचार्य रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, यानी इन्होंने 3 काव्य हेतु माना है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा विद्वान या कौन सा आचार्य प्रतिभा को शक्ति कहता है, तो आचार्य रुद्रट जो है प्रतिभा को शक्ति नाम दिए हैं और शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं। और उन्होंने कहा है कि काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। यानी इनके अनुसार शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों जो है काव्य हेतु हैं। और इन्होंने लिखा है तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यास, यानी शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास जो है ये तीनों क्या हैं, काव्य के हेतु हैं। इन्होंने, हमने पहले बताया कि प्रतिभा को क्या कहा है, यहाँ प्रतिभा कर लीजिएगा। प्रतिभा को इन्होंने शक्ति कहा है और इसके 2 भेद किए हैं, सहजा शक्ति और उत्पद्या शक्ति। सहजा शक्ति जो होता है वो नैसर्गिक होता है, वो प्राकृतिक रूप से किसी कवि में होता है। और उत्पद्या शक्ति जो है व्युत्पत्ति शक्ति है, उसे अर्जित किया जाता है। यानी प्रतिभा को इन्होंने 2 भेद किया है, प्रतिभा कह सकते हैं, उन्होंने शक्ति नाम दिया है, इसके 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पद्या। आपसे पूछा जा सकता है किसने जो है शक्ति के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पद्या, तो आपको बताना होगा आचार्य रुद्रट ने किया है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य मम्मट को देख लेते हैं। मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को संयुक्त रूप से हेतु स्वीकार किया है। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इन्होंने भी एक तरीके से प्रतिभा को शक्ति ही कहा है और शक्ति, निपुणता, अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य हेतु स्वीकार किया है। इन्होंने लिखा है कि शक्ति, निपुणता लोक शास्त्र काव्यादवेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे, यानी शक्ति, निपुणता और अभ्यास को संयुक्त रूप से इन्होंने काव्य हेतु स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं, जयदेव को देख लेते हैं। जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है कि श्रुत यानी व्युत्पत्ति, अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। यानी इन्होंने भी प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को ही काव्य हेतु माना है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, उसी प्रकार प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति से काव्य का सृजन होता है। ये जयदेव का कहना है। आगे बढ़ते हैं, पंडित राज जगन्नाथ को देख लेते हैं। पंडित राज जगन्नाथ सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि इन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु नहीं माना है। व्युत्पत्ति और अभ्यास को इन्होंने काव्य हेतु न मानकर केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु स्वीकार किया है। और इनका कहना है कि काव्य हेतु का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। और इन्होंने लिखा है कि तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, यानी कविता का कारण कवि में रहने वाली प्रतिभा है और दूसरा कुछ भी नहीं है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, तो पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, बाकी व्युत्पत्ति और अभ्यास को एक काव्य हेतु नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम काव्य हेतु के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। यानी हमने देखा था काव्य हेतु के 3 प्रकार हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। एक एक करके तीनों को हम देखेंगे कि प्रतिभा क्या होता है, व्युत्पत्ति क्या होता है और अभ्यास क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिभा क्या है। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है, यानी सबसे जो है महत्वपूर्ण काव्य हेतु प्रतिभा है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। यानी मानसिक शक्ति एक ऐसी प्रकार की मानसिक शक्ति है प्रतिभा, जो नई नई उद्भावनाएं करती है, नई नई कल्पनाएं करती है। कहाँ पर? मनुष्य के मस्तिष्क में, यानी मानसिक शक्ति है एक तरीके से। भट्टतोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। और इन्होंने लिखा है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदुः, यानी
नए भावों के उनमें से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है इन्होंने। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है, यानी प्रतिभा जो है अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। और उन्होंने लिखा है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। पहला है कार्यत्री प्रतिभा और दूसरा है भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा जो होता है कवि में होता है और भावेत्री प्रतिभा जो होता है पाठक में होता है। यानी कविता को पढ़ने वाले में भावेत्री प्रतिभा होता है और कार्यत्री प्रतिभा जो होता है वो कवि में होता है, जिसके द्वारा कवि रचना करता है। यानी कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा, यहाँ प्रतिभा कर लीजिएगा, कहते हैं, तथा सहृदय यानी पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावेत्री प्रतिभा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण को उद्भावित क्रिया कहा है। अंतःकरण का उद्भावित क्रिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को कहा है। अब तक हम लोगों ने प्रतिभा देखा कि प्रतिभा किसे कहते हैं, प्रतिभा के प्रकार भी देख लिए हम लोगों ने। अब व्युत्पत्ति क्या होता है ये जान लेते हैं। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य, यानी बहुत सारे विषयों का ज्ञान, बहुत सारी चीजों का ज्ञान जो है बहुज्ञता कहलाता है। और व्युत्पत्ति का जो अर्थ होता है वो बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य ही होता है। राजशेखर ने लिखा है कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। यानी अगर हम उचित अनुचित का विभेद कर लेते हैं कि उचित क्या है अनुचित क्या है, अगर आपके अंदर यह विवेक है तो यही व्युत्पत्ति है। उन्होंने लिखा है राजशेखर ने कि उचिता अनुचित विवेको व्युत्पत्ति है, यानी उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। अभ्यास देख लेते हैं कि अभ्यास क्या होता है। काव्य रचना के लिए बार बार प्रयत्न करना ही अभ्यास कहलाता है। यानी किसी काम का बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार करने का प्रयास करते हैं तो वही अभ्यास कहलाएगा। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको काव्य हेतु किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा कि काव्य हेतु क्या होता है। काव्य हेतु के प्रकार कौन कौन से हमने देखा कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, यही तीन जो है भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु स्वीकार किए जाते हैं। और हमने इस पर भी चर्चा किया कि विभिन्न संस्कृत आचार्य काव्य हेतु के बारे में क्या कहते हैं। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।